So now we are learning about the equipotential surfaces. नाम से ही क्लियर है इक्वल पोटेंशियल। इसको अगर वर्ड को स्प्लिट करेंगे तो इसके दो टुकड़े बनते हैं, एक तो क्या है आपका इक्वल और प्लस क्या बन जाएगा आपका पोटेंशियल। यानी ऐसे सरफेसेस जिनके हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल कैसा मिलेगा हमको इक्वल मिलेगा, सेम पोटेंशियल होगा, उन सरफेसेस को अपन लोग क्या बोलते हैं इक्विपोटेंशियल सरफेस कहते हैं। सो राइट डाउन द हेडिंग, दोज surfaces which are having all the points of same or equal potential are called equipotential surfaces, are called equipotential surfaces. ठीक है। सो कोई भी वह सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर वोल्टेज का वैल्यू कैसा होगा, पोटेंशियल कैसा होगा, सेम। सिंगल पॉइंट ऐसा नहीं होगा जहां पे पोटेंशियल अलग होगा, उसे अपन क्या बोलेंगे इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। यानी दो सरफेसेस विच आर हैविंग ऑल द पॉइंट्स ऑफ सेम और इक्वल पोटेंशियल आर कॉल्ड इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। अब इसको समझना, मैं एक पॉइंट चार्ज के इक्विपोटेंशियल सरफेस बना रहा हूं आपके यहाँ पे। तो देखिए इधर मान लीजिए कि ये आपका एक पॉइंट चार्ज है, पॉजिटिव पॉइंट चार्ज है प्लस क्यू, तो इसका इलेक्ट्रिक फील्ड कैसा होता है, व्हाट इज द शेप ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड ड्यू टू अ पॉजिटिव पॉइंट चार्ज, रेडियली आउटवर्ड। कैसा होता है, रेडियली आउटवर्ड होता है, ऐसा कुछ। अगर मैं इलेक्ट्रिक फील्ड का फॉर्मूला बोलूं तो ये कितना हो जाएगा, के क्यू अपॉन आर स्क्वायर। लेकिन अगर पोटेंशियल की बात करें तो फॉर्मूला क्या होता है, के क्यू अपॉन आर। अच्छा, अगर मैं इस जगह पे बात करूं, ये डिस्टेंस कितना है आपका आर, तो इस जगह पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। मेरे को बताइए सेम आर डिस्टेंस पे यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। मेरे को बताइए यहां पे पोटेंशियल का वैल्यू क्या होगा, के क्यू अपॉन आर। यानी कि अगर इस चार्ट से फिक्स डिस्टेंस बना दूं आर डिस्टेंस, तो बताइए हर एक डिस्टेंस पर पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा। मैंने इन सबको जोड़ के एक सरफेस बना दिया। इन सबको जोड़ के अपन ने क्या बना दिया, एक सरफेस। ये एक ऐसा सरफेस मिला। अब आप मेरे को बता दीजिए कि यहाँ पे पोटेंशियल कितना होगा, तो सेम ही होगा के क्यू अपॉन आर। इस जगह पोटेंशियल कितना होगा, के क्यू अपॉन आर। अच्छा, मैं दूसरी बात करता हूं, इसको मान लीजिए R1 बताया था मैंने, कितना बताया था R1। अगर R2 करूंगा तो पोटेंशियल का फॉर्मूला क्या होगा, के क्यू अपॉन, दोनों में चेंज किसका है, खाली R1 R2 का ही था, बाकी के क्यू तो दोनों केस में कैसे हैं, सेम है। अगर डिस्टेंस को थोड़ा सा रिड्यूस कर दिया मैंने, तो इसको मिला के मैंने एक सरफेस बना दिया, ऐसा कुछ। ये एक सरफेस है। बताइए इसका हर एक पॉइंट का पोटेंशियल सेम होगा कि अलग अलग होगा, इसके जैसा होगा या अलग होगा थोड़ा सा। ये आपका एक पोटेंशियल सरफेस है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका पर्टिकुलर कोई पोटेंशियल होगा। ये भी एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसका भी एक पर्टिकुलर कोई पोटेंशियल होगा। दोनों के पोटेंशियल सेम होंगे कि अलग अलग होंगे, इन दोनों के पोटेंशियल कैसे होंगे, अलग अलग होंगे। तो बताइए दोनों इक्विपोटेंशियल, दो इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस होगा या नहीं होगा। तो इन दोनों के बीच में कुछ पोटेंशियल डिफरेंस है, तो इनके बीच में डिस्टेंस भी होना जरूरी है। और इससे रिलेटेड ये क्वेश्चन पूछा था कहीं पे, अभी अभी अपन ने किया, ये रहा। क्या पूछा कि एक इनफाइनाइट मेटल शीट, चार्ज डेंसिटी दे रखी है, उसकी सिचुएशन बता रखा है, दोनों इक्विपोटेंशियल सरफेस के बीच में कितना डिस्टेंस होगा जब उनके बीच का पोटेंशियल कितना है, 5 वोल्ट। यानी इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस आपको कितना बता रखा था, 5। मैंने आप पॉइंट चार्ज ले रखा, वहां पे क्वेश्चन में दे रखा, शीट दे रखा था खाली। समझ आया। तो अब इसका और इसका पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा, पहले तो ये बताइए, अलग अलग होगा। अच्छा, अगर मैं तीसरा कोई पॉइंट और ले लेता हूं तो क्या ये पॉइंट ऐसा कुछ चलेगा, यस और नो। यानी इस सरफेस के ऊपर अगर मैं कोई पॉइंट कंसीडर कर देता हूं, अगर इस सरफेस पे कोई पॉइंट कंसीडर कर देता हूं मैं, तो बताइए हर एक पॉइंट पर पोटेंशियल सेम होगा या अलग अलग होगा इसके।
कैसा आएगा, सेम। तो ये सारे सरफेसेस क्या कहलाते हैं, आपके इक्विपोटेंशियल सरफेसेस कहलाते हैं। सो इक्विपोटेंशियल सरफेस इज अ टाइप ऑफ सरफेस on which every point will have the same value of potential, same value of potential। कोई परेशानी इसके अंदर नहीं है। सो ये लिखो और इसके बाद अपन लिखेंगे प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेसेस। सो प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। इक्विपोटेंशियल सरफेस अपन ने पढ़ लिया, एक ऐसा सरफेस जिसके हर एक पॉइंट पर वोल्टेज कैसा होगा, पोटेंशियल का वैल्यू होता है सेम। अब इसके कुछ प्रॉपर्टीज पढ़नी है। पहली प्रॉपर्टी बहुत आसान सी है लिखना, ये सरफेस कभी भी एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर पाएंगे क्या, नहीं कर पाएंगे। सो इसके अंदर पहला प्रॉपर्टी लिख देंगे, दीज टू सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच अदर। दीज टू सरफेसेस नेवर इंटरसेक्ट ईच। अच्छा, आपसे अगर ये क्वेश्चन पूछ लें कि व्हाई डू टू इक्विपोटेंशियल सरफेसेस डू नॉट इंटरसेक्ट ईच अदर, तो आंसर क्या होना चाहिए। ये हमने बात किया कि ये दोनों सरफेस एक दूसरे को कभी इंटरसेक्ट नहीं करते हैं, और आपसे पूछ ले कि ऐसा क्यों, तो फिर आंसर क्या होना चाहिए हमारा। तो देखिए, अगर ये दो सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो एक ही पॉइंट पर कितने पोटेंशियल मिलेंगे मुझे, दो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। ये तो सेम क्वेश्चन है कि दो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन एक दूसरे को इंटरसेक्ट नहीं करती, कारण बताइए। तो एक जगह पर दो टेंजेंट बनेंगे यानी दो इलेक्ट्रिक फील्ड बनेंगे, दो डायरेक्शन आएगी इलेक्ट्रिक फील्ड की, वो प्रैक्टिकली पॉसिबल नहीं है। इसी प्रकार से अगर दो इक्विपोटेंशियल सरफेस एक दूसरे को इंटरसेक्ट करते हैं तो पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन पे आपको पोटेंशियल के कितने वैल्यूज मिलेंगे, दो, विच इज प्रैक्टिकली नॉट पॉसिबल। सेकेंड पॉइंट ये कहता है कि इक्विपोटेंशियल सरफेस पे किसी और चार्ज को मूव करने का वर्क डन हमेशा जीरो होता है। सो वर्क डन इन मूविंग अ चार्ज ओवर इक्विपोटेंशियल सरफेस from one point to other point is always जीरो। फिजिक्स में इस ऑलवेज का अपना इंपॉर्टेंस है। किसी भी स्टेटमेंट में अगर ऑलवेज लिखा, देखिए मैं बार बार बात करता हूं आपके सामने कि फिजिक्स सारा पॉसिबिलिटी का खेल होता है। अगर थोड़ा सा भी कंडीशन बदल जाता है तो हमारे फॉर्मेट पूरे और हमारे आंसर्स चेंज हो जाते हैं। लेकिन अगर किसी स्टेटमेंट में, किसी लॉ के अंदर कहीं पे वर्ड आ जाता है ऑलवेज लिखा हुआ, तो इसका मतलब कि कैसी भी कंडीशन बन जाएगी लेकिन ये लॉ जो है इसको चेंज नहीं होगा इसके अंदर किसी प्रकार का, ये ऐसा ही रहेगा हर बार। तो इक्विपोटेंशियल सरफेस के ऊपर अगर मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं तो वर्क डन हमेशा कितना मिलेगा मुझे, जीरो मिलता है। मान लीजिए, देखिए एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, एग्जांपल के लिए बता रहा हूं, दिस इज एन इक्विपोटेंशियल सरफेस। यहां पे एक पॉइंट है आपका ए पॉइंट, और यहां पे एक पॉइंट है कौन सा आपका बी पॉइंट, और आप चार्ज को कहां से कहां लेके आ रहे हैं। मान लीजिए चार्ज है आपका क्यू, कहां से कहां मूव किया आपने, ए से बी पर। चार्ज को कहां से कहां मूव कर रहे हैं आप, ए से बी। वर्क डन पूछा है अपन को, तो वर्क डन का फॉर्मूला क्या होता है, चार्ज इंटू पोटेंशियल डिफरेंस। पोटेंशियल डिफरेंस किसके बीच का होगा, बी और ए के बीच का। अगर वर्क डन बात करें अपन तो Q को तो सेम रखा, और ये क्या होना चाहिए, VB माइनस VA। क्या होगा, VB माइनस। अब क्योंकि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो इसका मतलब ये हुआ कि VB किसके बराबर होना चाहिए, VA के बराबर होना चाहिए, क्योंकि ये कौन सा सरफेस है आपका, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। अगर ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है तो आगे का अपना प्रोसेस क्या बन जाएगा कि Q इंटू ये क्या हो जाएगा, V माइनस V। तो W इज इक्वल टू फॉर्मूला क्या बन चुका है आपका, जीरो। बताइए, इक्विपोटेंशियल सरफेस पे अगर मैं किसी चार्ज को मूव करता हूं, कहीं से भी किसी भी पॉइंट पर मूव करेंगे तो वर्क डन हमेशा कितना मिलेगा मुझे, जीरो मिलता है। दिस इज द सेकंड प्रॉपर्टी ऑफ इक्विपोटेंशियल सरफेस। थर्ड प्रॉपर्टी, इन द रीजियंस ऑफ स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रिक field, these
surfaces are closer and क्या है आपका ये वाइस वर्सा। सो जहां पे फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे ये सरफेसेस कैसे होते हैं, पास पास, और जहां फील्ड वीक होता है वहां पे ये सरफेस कैसे होते हैं, दूर दूर होते हैं। ठीक है, बढ़े आगे। देखिए इसका एग्जांपल, E इज इक्वल टू क्या है, डीवी अपॉन क्या है आपका, डी आर। ठीक है, तो यहां से बताइए मेरे को कि डीवी इज इक्वल टू क्या आ रहा है, ई इंटू क्या बन रहा है आपका, डी आर। यही होगा। अच्छा, इसको यहीं से अपन समझ सकते थे कि जहां पे इलेक्ट्रिक फील्ड स्ट्रांग होगा वहां पे वोल्टेज, ये डिस्टेंस कैसा रहेगा आपका, कम होगा। जहां इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू ज्यादा होगा वहां पे इनके बीच का आपस में डिस्टेंस कैसा होगा, रिड्यूस होगा। यानी अपन लिख सकते हैं यहां से इलेक्ट्रिक फील्ड इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू डी आर। जिस क्षेत्र में, जिस रीजन में इलेक्ट्रिक फील्ड के वैल्यू ज्यादा होंगे उन रीजन्स में इन इक्विपोटेंशियल सरफेसेस के बीच का डिस्टेंस हमेशा कैसा होगा, कम होगा। और जहां पे फील्ड वीक होगा वहां पे ये हमेशा कैसे होंगे, दूर दूर होते हैं। नंबर 4 प्रॉपर्टी, इलेक्ट्रिक फील्ड इज ऑलवेज नॉर्मल टू द equipotential surface. Electric field is always normal to the equipotential surface. इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस से कितने डिग्री पर होता है आपका, 90 डिग्री पर होता है। इधर देखिए, इसको समझ लीजिए, यहां पे लिखा हुआ है, ये कौन सा लाइन है आपका, दिस इज द लाइन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड। क्या ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है कि नहीं है, इक्विपोटेंशियल सरफेस है। क्या ये एक सर्कल पूरा हो रहा है, सर्कल पूरा नहीं हो रहा है ये वाला। क्या मैं ये जो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन है इसको सर्कल का रेडियस मान सकता हूं, ये इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन इस सर्कल का रेडियस है या नहीं है। और सर्कल के प्रॉपर्टीज में क्या आता है कि सरफेस पर रेडियस कितना एंगल बनाती है, 90 डिग्री। यानी कि इन दोनों के बीच का ये एंगल कितना होगा हर बार, 90 डिग्री। लेकिन बोर्ड ये क्वेश्चन पूछता है, इनका रीजन पूछता है कि एक्सप्लेन करिए कि इक्विपोटेंशियल सरफेस हमेशा इलेक्ट्रिक फील्ड से 90 डिग्री पर क्यों होता है। तो देखिए इधर समझना, मान लीजिए कि ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है, इसको समझा रहा हूं मैं, ये एक इक्विपोटेंशियल सरफेस है, यहां पे ये इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड ने सरफेस से कितना एंगल बना रखा है, मान लीजिए कितना बना रखा है, थीटा। दिस इज व्हाट, इलेक्ट्रिक फील्ड, और ये इक्विपोटेंशियल सरफेस है। यहां पे कोई चार्ज रखा हुआ है, क्यू। अच्छा, एक नॉर्मल कंडक्टर जो होता है, नॉर्मल कंडक्टर, उसका जो सरफेस होता है वो हमेशा इक्विपोटेंशियल सरफेस होता है। नॉर्मल कंडक्टर जो होता है अपना, उसका जो सरफेस होता है वो क्या काउंट किया जाता है, इक्विपोटेंशियल सरफेस। अच्छा, मैं अगर आपको एक वायर हाथ में दे दूं, बैटरी नहीं जोड़ रखा है, और फिर हाथ में दूंगा, क्या आपको करंट लगेगा, करंट नहीं लगेगा ना। तो इसका मतलब क्या वहां पे चार्जेस मोशन में है, नहीं है। यानी अब इस सरफेस के ऊपर अगर चार्ज की बात करें तो चार्ज रेस्ट कंडीशन पे होगा या मोशन की कंडीशन पे होगा, इट विल बी एट रेस्ट। अगर ये मोशन पे होता तो मुझे वायर हाथ में देते ही मुझे को क्या लगना चाहिए था, करंट लगना चाहिए, लेकिन नहीं लगता है। इसका मतलब ये चार्ज कहां होता है, रेस्ट पे है। इसका मतलब इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या है, इसके ऊपर क्या ये इलेक्ट्रिक फील्ड फोर्स लगा रहा है, नहीं लगाएगा। ये चार्ज इलेक्ट्रिक फील्ड के ऊपर आ रहा है, नहीं आ रहा है, तो इलेक्ट्रिक फील्ड इस पे क्या लगाएगा, फोर्स। तो इलेक्ट्रिक फील्ड के दो कंपोनेंट बनेंगे, एक कंपोनेंट ये वाला और दूसरा कंपोनेंट ये वाला। ये वाला कंपोनेंट क्या होगा, ई साइन थीटा, और ये क्या बनेगा, ई कॉस थीटा। ठीक है, सिंस Q इज इन इक्विलिब्रियम, ठीक है, दैट इज, किसकी बात कर रहे हैं अपन, स्टेशनरी। तो इसके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स कितना होगा, 0। नेट फोर्स कितना होगा। अब इसके ऊपर दो कंपोनेंट फोर्स लगा रहे, एक कॉस थीटा, दूसरा साइन थीटा। अच्छा, इसके ऊपर अगर साइन थीटा फोर्स लगा था तो ये कंपोनेंट, ये चार्ज पार्टिकल सरफेस से क्या आ जाता, बाहर। क्या ये चार्ज सरफेस से बाहर आ सकता है, नहीं है। तो साइन थीटा तो अपना काम ही नहीं कर रहा, तो पीछे कौन बचा आपका, कॉस थीटा। तो यानी कि यहां पे ये बात हो गई कि F यानी Q इंटू ई कॉस थीटा कितना होना चाहिए आपका,
0। ठीक है, तो इसका मतलब ये हुआ कि cos थीटा कितना हुआ 0, साइन आएगा, सही तो बोला। cos 0 कितने पे होता है, cos 0 कितने डिग्री पर होता है 90 डिग्री पर होता है, यानी इसका मतलब ये एंगल कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। सरफेस और इलेक्ट्रिक फील्ड के बीच का एंगल हमेशा कितना होता है आपका 90 डिग्री होता है। दिस इज द एक्सप्लेनेशन ऑफ दिस क्वेश्चन कि इलेक्ट्रिक फील्ड हमेशा इक्विपोटेंशियल से नॉर्मल होता है। एक्सप्लेन करिए क्यों। तो क्योंकि सरफेस के ऊपर होने वाले चार्जेस कैसे होते हैं स्टेशनरी, यानी उनके ऊपर लगने वाला नेट फोर्स क्या होना चाहिए 0। इलेक्ट्रिक फील्ड के हमने दो कंपोनेंट बताए, साइन वाला कंपोनेंट वर्क नहीं कर रहा तो इस कंपोनेंट के कारण ये चार्ज चलना चाहिए, लेकिन हम देखते हैं चार्ज चल नहीं रहा, यानी ये फोर्स कितना होना चाहिए आपका 0। तो इससे पता चलता है कि थीटा हमेशा कितना डिग्री बनता है आपका 90 डिग्री बनता है।